इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है, समग्र मांग वक्र, वह स्लोपिंग डाउनवर्ड्स क्यों होते हैं, अर्थात ये वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरते हुए क्यों होते हैं। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि अर्थशास्त्र में हम समग्र मांग वक्रों को दो रूपों में पढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में या केंद्रीय रोजगार सिद्धांत के संदर्भ में, जहाँ पर हम समग्र मांग को राष्ट्रीय आय के स्तर से संबंधित करते हैं। अर्थात हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किसी देश के या किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय के किसी स्तर पर कुल समग्र मांग कितनी है, और उस रूप में हम एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष पर समग्र मांग को। और हम सभी जानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग अर्थव्यवस्था के समग्र व्यय को प्रदर्शित करती है, और ये समग्र व्यय यदि हम इसको विभिन्न बृहद रूपों में, कंपोनेंट्स के रूप में देखते हैं या देखें, तो हम ये कहते हैं ये समग्र उपभोग व्यय होता है निजी क्षेत्र का। इसी तरह से निजी क्षेत्र का समग्र निवेश व्यय होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और सरकार के व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और विदेशों से जो हमें शुद्ध आय प्राप्त होती है, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाते हैं और वो जो आय प्राप्त होती है वो, तो इन सब को जब जोड़ते हैं तो हम ये कहते हैं ये देश का समग्र व्यय है, और यही समग्र व्यय समग्र मांग के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये जो समग्र मांग का वक्र बनता है, उसमें जो समग्र मांग को राष्ट्रीय आय से संबंधित करते हैं, और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर समग्र मांग का स्तर कितना है। तो ये समग्र मांग वक्र दूसरा है। जिस समग्र मांग की बात आज हम लोग कर रहे हैं, ये समग्र मांग वक्र उससे भिन्न है। यहाँ पर हम समग्र मांग का सामान्य कीमत स्तर या जनरल प्राइस लेवल से संबंध देखते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर का अर्थ हुआ किसी अवधि में किसी देश की समस्त वस्तुओं का जो मूल्यों का औसत है। और इस प्रकार अगर समस्त वस्तुओं के मूल्यों के औसत को हम देखते हैं और उसके घटने बढ़ने का प्रभाव अर्थव्यवस्था के समग्र व्यय पर देखते हैं, तब हम कहते हैं कि ये सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों और समग्र व्यय या समग्र मांग के मध्य क्या संबंध है। और हम ये देखते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर गिरता है तो समग्र मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि समग्र ये जो सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो समग्र मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को जब हम देखते हैं और इनको जब हम इन दोनों संबंधों को, दोनों जड़ों के संबंधों को किसी वक्र से दिखाते हैं, तो हम इसे समग्र मांग वक्र कहेंगे। तो जिस समग्र मांग वक्र की चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उस समग्र मांग का अर्थ है कि ये समग्र मांग सामान्य मूल्य स्तर से संबंधित है,
और दोनों के बीच जो फंक्शनल रिलेशन है वो कैसे होते हैं। और जैसा कि आप ऊपर इस वीडियो के शीर्षक में देख रहे हैं कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता है दाईं तरफ। जब स्लोपिंग डाउनवर्ड्स कहते हैं और नीचे गिरने की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे गिरता है, और क्योंकि ओरिजिन हमारी जहाँ से शुरू होती है चित्र की उससे वो दाईं तरफ ही गिरेगा, तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। और ऐसा तब होता है जब वाई अक्ष पर मूल्य स्तर को प्रदर्शित किया जाता है और एक्स अक्ष पर समग्र मांग को प्रदर्शित करते हैं। तो इस वक्र को हम समग्र मांग वक्र कह रहे हैं। ये समग्र मांग ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है। हमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो हम ये जान लें कि जो समग्र मांग है उसके 4 मुख्य जो है कंपोनेंट्स हैं, और ऊपर हमने लिख दिया है कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है ये C + I + G + NX होती है। NX का मतलब नेट, X को हम एक्सपोर्ट से दिखाते हैं, अपने एक्सपोर्ट को X लिखते हैं और इंपोर्ट को M लिखते हैं। और इस प्रकार से जब हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट घटा देते हैं जो हमें मिलती है राशि उसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नीचे अगर हमने लिख दिया नेट एक्सपोर्ट = X - M, जहाँ X एक्सपोर्ट है और M जो है वो इंपोर्ट। तो इस प्रकार से ये समग्र मांग का रूप है। और आप देख रहे हैं कि चारों को जब हम जोड़ते हैं तो ये कुल समग्र मांग होती है किसी अर्थव्यवस्था की। और इस समग्र मांग में वृद्धि या कमी तब होगी जब इन चारों में कमी बेसी हो, और सबका संपूर्ण योग जो है अगर पहले से बढ़ जाता है तो हम कहेंगे समग्र मांग बढ़ गई, और पहले से घट जाता है तो हम कहेंगे समग्र मांग घट गई। और ये प्रभाव हम तब देखने का प्रयास करेंगे जब सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन हो तब। और ये देखेंगे कि सामान्य मूल्य स्तर यदि घटा है तो क्या समग्र मांग या इन चारों अवयवों का या चारों मदों पर जो व्यय किया गया वो बढ़ गया है या घट गया है। तो उस स्थिति को जब हम देखते हैं तब इन दोनों चरों के संबंध को हम फलनात्मक संबंध के रूप में देखते हैं, और इन संबंधों को जब हम चित्रित करते हैं तो जो वक्र बनता है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व का नाम देते हैं। यहाँ पर सरलता के लिए हम बताएं आपको, हम एक एक चर को मूल्य स्तर में परिवर्तन, सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन का प्रभाव हम एक चर पर देखेंगे, और वैसी स्थिति में ये मान लेंगे कि अन्य चर अप्रभावित हैं। और इस प्रकार से एक एक चरों का अध्ययन करके हम समग्र मांग पर इनके प्रभाव को अगर देखेंगे तो ये थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। यहाँ एक बात और हम आपको बता दें, एक जो ये है G जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसे सरकारी निवेश या सरकारी व्यय का नाम हम दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारी निवेश या सरकारी व्यय जो है ये सरकार के नीति के अधीन होता है। वे नीतिगत निर्णय के तहत सरकार इसको कम या अधिक करती है। सामान्य मूल्य स्तर के घटने बढ़ने का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, या एक तरह से इसको कह लीजिए ये ऑटोनोमस होता है। कई बाह्य चरों से संबंधित होता है, वो प्रभावित होता है, सरकार के निर्णय से प्रभावित होता है। और यहाँ पर ये हम मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सामान्य मूल्य स्तर के घटने बढ़ने से प्रभावित नहीं होता। तो अन्य जो 3 कंपोनेंट बचे हैं, अवयव 3 जो राष्ट्रीय आय या समग्र मांग के बचे हैं, वो है निजी उपभोग, निजी निवेश और तीसरा है नेट एक्सपोर्ट। और इन तीनों पर हम इस प्रभावों को देखने का प्रयास करेंगे। हमने आपको वो जो दोनों वक्रों का अंतर है वो समझाने के लिए देखिए, एक वक्र यहाँ मैंने पुराना बनाया हुआ जो राष्ट्रीय आय निर्धारण का वक्र है, जिसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस अक्ष पर नेशनल इनकम दिखाई गई है और इस वाई अक्ष पर जो है वो समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दिखाया गया है। और समग्र मांग का ये वक्र है एडी, और एडी में ये चारों चीज़ें जुड़ी है C + I + G + NX, अर्थात राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो 4 सेक्टर मॉडल है जिसमें ये चारों क्षेत्र सम्मिलित हैं, वो समग्र मांग को प्रदर्शित करता है। और ये
और इसी वक्र को हम समग्र मांग वक्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस समग्र मांग को हम संबंधित कर रहे हैं राष्ट्रीय आय से। तो ये समग्र मांग वक्र दूसरा है। इस समग्र मांग को हम नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि ये नीचे डाउनवर्ड क्यों होता है। ये डाउनवर्ड नहीं होता, ये ऊपर बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय ये सब बढ़ते हुए होते हैं। तो ये वक्र अलग है। जो हमारा वक्र है वो यहाँ है, इस पर प्राइस लेवल है और इस पर जीडीपी या राष्ट्रीय आय है, वही जो चीज़ है। इस पर प्राइस लेवल है और मूल्य स्तर या सामान्य मूल्य स्तर और राष्ट्रीय आय या समग्र मांग या राष्ट्रीय व्यय के मध्य जो संबंध है उस संबंध को ये प्रदर्शित करता है। ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और अभी हम समझ ही लेंगे ऐसा क्यों होता है। और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर मूल्य स्तर P1 है तो हम इस बिंदु पर इस वक्र का अगर हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय का स्तर या समग्र मांग का स्तर Y1 है। और जब ये मूल्य स्तर गिरता है, सामान्य मूल्य स्तर, तो राष्ट्रीय आय हम इस वक्र के E2 बिंदु पर जाते हैं जहाँ पर समग्र मांग का स्तर बढ़ जाता है। और इस प्रकार से दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। सामान्य मूल्य स्तर के गिरने पर समग्र मांग बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे इंडिविजुअल या वैयक्तिक इकाइयों के संदर्भ में मूल्य गिरने पर मांग बढ़ती है, वैसे उसी तरह का प्रभाव यहाँ भी दिखता है। अब हमें ये देखना है कि ऐसा होता क्यों है। और इस संदर्भ में इन्हीं तीनों को हमने कहा कि सरकारी व्यय को हम यहाँ स्वायत्त मान के चल रहे हैं और इस पर मूल्य स्तर के प्रभाव को हम इग्नोर कर रहे हैं। और इस प्रकार के तीन जो तत्व हैं, कुल उपभोग और कुल निवेश, ये दोनों निजी निवेश और निजी उपभोग हैं, और ये नेट एक्सपोर्ट है। उन पर मूल्य स्तर के गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है या बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और यदि हम गिरने का प्रभाव देख लेते हैं तो बढ़ने पर इसका उल्टा प्रभाव होता है। तो उस रूप में हम प्रयास करेंगे कि हम दोनों प्रभाव आपको साथ बता दें। लेकिन अगर समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता है तो अगर हम मूल्य गिरने का प्रभाव आपको बता देते हैं तो उसका प्रतिलोम या उल्टा करके हम मूल्य बढ़ने का प्रभाव या मूल्य स्तर के बढ़ने का प्रभाव भी हम इस पर समग्र मांग पर देख सकते हैं। समग्र मांग पर प्रभाव देखने का मतलब ये हुआ कि अगर उपभोग बढ़ जाता है मूल्य स्तर के गिरने पर तो हम कहेंगे समग्र मांग बढ़ जाएगी। अगर निवेश बढ़ जाता है तो हम कहेंगे समग्र मांग बढ़ जाएगी, ये मानते हुए कि अन्य चीज़ें पूर्ववत हैं, अन्य प्रभाव को हम अन्य चीज़ों पर उनके प्रभाव नहीं देख रहे हैं। और अगर सब पर एक साथ देखें तो जहाँ जहाँ भी जिस तरह का परिवर्तन हुआ है उन सारे प्रभावों को सब जोड़ेंगे और जोड़ने पर अगर एडी का जो मूल्य है वो पहले से बढ़ जाता है तो हम कहेंगे समग्र मांग बढ़ जाएगी, और अगर घटता है तो समग्र मांग घट गई। तो इस संदर्भ में हम जो प्रारंभ आपसे कर रहे हैं वो ये है कि यदि सामान्य मूल्य स्तर घट जाए तो इसका प्रभाव समग्र निजी उपभोग पर क्या पड़ेगा, अर्थात उपभोग पर जो लोग व्यय कर रहे थे वो व्यय पहले की तुलना में बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और उस संदर्भ में जब हम देखें तो हम जानते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर गिरेगा तो लोगों के पास जो आप कह सकते हैं कि आय है, और ये आय धन के रूप में है, और धन इस रूप में कि जो उनके पास नकद राशि है या जो अपनी इस आय को या बचत को बैंकों में रखते हैं, बैंक जमाओं के रूप में, जिस पर वो ब्याज अर्जित करते हैं और जिसको जब चाहें तब वो निकाल सकते हैं और व्यय कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स जो होती हैं, टाइम डिपॉजिट्स जो होती हैं, अर्थात जो राशि बैंक में वो रखते हैं और जो राशि अपने पास नकद रूप में रखते हैं, इन्हीं को वो व्यय कर सकते हैं। और जब सामान्य मूल्य स्तर गिरता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उतने ही मुद्रा से या उतनी ही आय से हम पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जो लोगों की परिसंपत्ति या जो वेल्थ है उसकी वास्तविक रियल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और इस रूप में उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब है अब वो पहले की तुलना में अपनी उसी आय से ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं और ऐसा होने से वो पहले की तुलना में यदि ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो उपभोग वस्तुओं के मात्राएं या उपभोग पर होने वाले कुल व्यय बढ़ते हैं और जब कुल व्यय बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि समग्र मांग बढ़ेगी। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मूल्य स्तर गिरा है और मूल्य स्तर गिरने से लोगों का जो धन या परिसंपत्तियां हैं या आय है, बचत है, उसके वास्तविक मूल्य बढ़ गए हैं। तो ये जो उनका धन संपदा है उन पर जो इफेक्ट पड़ता है इस मूल्य स्तर के गिरने का, इसको हम लोग वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। और ये वेल्थ इफेक्ट क्या होता है? द प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन के मध्य जो संबंध होता है, अर्थात जब मूल्य स्तर में गिरावट होती है, मूल्य स्तर में गिरावट होने के कारण या मूल्य स्तर में वृद्धि होने के कारण उपभोग पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव वेल्थ के माध्यम से पड़ता है। वेल्थ का मतलब वही जो आपके पास कैश है, जो बैंकों में आप पैसा रखे हुए हैं, जिनको आप कभी भी उपभोग पर खर्च कर सकते हैं, उनके जो वास्तविक मूल्य वो बढ़ जाते हैं। तो पहले की तुलना में आप अपने उसी वेल्थ से पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीदने में सक्षम हो जाते हैं और इसलिए उपभोग बढ़ता है और उपभोग बढ़ने का मतलब हुआ समग्र मांग बढ़ गई। तो ये एक प्रभाव है जिसके माध्यम से समग्र मांग बढ़ती है। तो ये हुआ कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो वेल्थ इफेक्ट के माध्यम से उपभोग बढ़ जाता है और इसी का उल्टा होगा कि जब मूल्य स्तर बढ़ेगा तो क्योंकि मूल्य स्तर बढ़ने से इन्हीं वेल्थ या इन्हीं धन संपदा का जो क्रय शक्ति है वो घट जाएगी, लोग कम खरीद पाएंगे, इस नाते उपभोग घटेगा। तो उसमें वो प्रभाव उल्टा हो जाएगा और मूल्य स्तर बढ़ने पर उपभोग घटेगा, मूल्य स्तर घटने पर उपभोग बढ़ेगा। और अगर मूल्य स्तर गिरे और उपभोग बढ़े, उपभोग बढ़ने का मतलब समग्र मांग में वृद्धि, तो मूल्य स्तर नीचे गिरा और आय बढ़ी। जो चित्र अभी हमने बनाया तो उसमें जो वक्र ऊपर से नीचे दाईं तरफ गिरता हुआ होगा, ये पहला कारण है। इसको हम यहाँ से भी, इस चित्र से भी देख सकते हैं। इस चित्र में अगर आप देखने का प्रयास करें, हम दूसरे चित्र भी बना सकते हैं। हम एलएम वक्र और आईएस और एलएम मॉडल जो है राष्ट्रीय आय निर्धारण का, उसका उपयोग करके भी इस बात को आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको यहाँ नहीं ला रहे हैं और बड़े सरलतम रूप में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एडी वक्र होता है। और अगर ये प्रारंभिक एडी वक्र है जिसमें C+I+G+NX है और वैसी स्थिति में अगर उपभोग में वृद्धि होती है और अन्य चरों को हम यथावत मान लेते हैं स्थिर, तो उपभोग बढ़ने से इतना उपभोग अगर बढ़ता है तो ये वक्र ऐसे ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बिंदुवार वक्र है हमारा डॉटेड वक्र AD2, अब ये बढ़ के AD2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर और अब संतुलन का बिंदु E1 से E2 पर जाएगा। और आप आसानी से देख सकते हैं E1 पर आय का स्तर है Y1, E2 पर आय का स्तर Y2। इसका मतलब है कि ये आय में वृद्धि हो गई। और यहाँ एक बात बहुत आप ध्यान रखें, ये जो संतुलन का बिंदु है ये इस 45 अंश की रेखा पर होता है और इस पर आय और व्यय बराबर होता है और व्यय का ही मतलब होता है समग्र मांग। और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो Y1 से लेके E1 तक है ये समग्र व्यय है, यही समग्र मांग है और इस अक्ष पर ये समग्र आय है। तो ये समग्र मांग का जो स्तर है E1 Y1 वो बढ़ के हो जाता है Y2 E2 यहाँ से यहाँ तक। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि ये 45 अंश की रेखा इस चित्र को दो बराबर भागों में बांटती है तो x अक्ष और y अक्ष की दूरी बराबर होती है। लेकिन हमने y अक्ष पर समग्र मांग को दिखाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 से जब E2 पर हम जाते हैं तो समग्र मांग का स्तर बढ़ जाता है और वो मांग का स्तर चाहे हम कह लें Y1 से बढ़ के Y2 हो जाता है, हम चाहे कह लें Y1 E1 से बढ़ के Y2 E2 हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उपभोग बढ़ गया है। उपभोग क्यों बढ़ा है? क्योंकि मूल्य स्तर घट गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्य स्तर के घटने पर
उपभोग या निजी उपभोगों में वृद्धि होती है वेल्थ इफेक्ट के माध्यम से, और इस नाते समग्र मांग बढ़ती है। और जब मूल्य स्तर गिरने से समग्र मांग बढ़ती है तो ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। तो ये पहले वाले इस फैक्टर से ये सिद्ध हो गया कि ऊपर से नीचे ये वक्र क्यों गिरता है। अब आइए नंबर 2 पर। दूसरा है आई, निवेश। और वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं कि हम ये देखने का प्रयास करें कि जब मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है तो निजी निवेशों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वैसी स्थिति में ये प्रभाव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ये प्राइस लेवल एंड इन्वेस्टमेंट के बीच के संबंध होंगे। और इस संबंध को हम ब्याज दरों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ब्याज दर क्यों? क्योंकि ब्याज दरों में जब परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव जो है वो निवेशों पर पड़ेंगे। अब हम आपको यहाँ ये दिखा दें, या पहले जितने वीडियो इसके पहले पड़े हुए हैं ISLM मॉडल के, और क्योंकि चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, और चाहे वो दोनों का एक जो दोनों बाज़ारों की संस्थितियाँ जहाँ होती है, जहाँ पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों को संतुलन हम दिखाते हैं जनरल इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में, वहाँ पर उन पूरे चैप्टर्स में हमने IS और LM वक्रों का अध्ययन किया है। और वहाँ पर जो निष्कर्ष है वो पहले हम बता दें। वो निष्कर्ष ये है कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो ब्याज दरें भी गिरती हैं। और क्योंकि मूल्य स्तर का सीधे प्रभाव निवेश पर देख पाना कठिन होता है, इसलिए हम देखेंगे कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो ब्याज दरों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। और जब ब्याज दरों पर उसके प्रभाव देख जाएंगे तो ब्याज दरों के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उस रूप में ये देखा जा सकता है कि मूल्य स्तर के गिरने पर निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब निवेश पर प्रभाव दिख जाएगा तो क्योंकि निवेश समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण अंग है, कंपोनेंट है, और उस रूप में हम समग्र मांग पर उसके प्रभाव की भी व्याख्या कर लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान दिला दूँ मैं, जरा इस चित्र को दूसरा जो फिगर है वहाँ जाने का प्रयास करिए। इस चित्र को हम वहाँ भी बनाते हैं जहाँ पर हम LM वक्र को, सॉरी, इस समग्र मांग वक्र को ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाने के रूप में दिखाते हैं। लेकिन वहाँ इसको प्रस्तुत करने का कारण दूसरा होता है, इस नाते उसको हम यहाँ उस रूप में नहीं दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण ब्याज दरें पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जरा देखिए होता क्या है कि ये होता है मुद्रा की मात्रा और ये होता है मूल्य। और ISLM मॉडल में जो मुद्रा की पूर्ति है वो मौद्रिक रूप में नहीं होती, नॉमिनल रूप में नहीं होती है, वो रियल सेंस में होती है, अर्थात वो रियल मनी बैलेंसेज होते हैं। और रियल मनी बैलेंसेज का मतलब होता है मौद्रिक आय में या मौद्रिक मुद्रा की जो मात्रा है, जो अंकीय रूप में है, नॉमिनल टर्म में है, उसको हम मूल्य स्तर से भाग दे देते हैं। और यहाँ पर हमने इस मुद्रा की मात्रा को स्थिर माना है क्योंकि हमको प्रभाव देखना है P में, और हम ये मान रहे हैं कि M/P1 ये प्रारंभिक स्थिति है जहाँ पर P1 सामान्य मूल्य स्तर है। अब अगर सामान्य मूल्य स्तर में कमी हो जाए और ये कमी को हम P2 कहें, और इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि P1 ज़्यादा है और P2 छोटा है उससे, तो इस रूप में ये घट गया मूल्य स्तर। और अब ये इन दोनों के संबंध इस तरह के हो जाएंगे। पहले ये है M'/P1, अब की है M'/P2। P1 बड़ा है, P2 छोटा है, ऊपर की दोनों राशियां बराबर हैं। ऐसी स्थिति में जब P2 छोटा होगा तो इसका मान जो है बढ़ जाएगा, और ये मुद्रा की वास्तविक पूर्ति है और यही प्रभावित करती है ब्याज दरों को और अन्य चरों को। तो ऐसी स्थिति में जब मूल्य स्तर गिरेगा और हमने कहा P1 से घट के P2 हो जाएगा,
तो मुद्रा की वास्तविक जो मात्रा है, रियल बैलेंस जो है, उसका मान जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति बढ़ती है तो वैसे भी हम जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज दरें गिर जाती हैं। लेकिन ISLM मॉडल का यदि हम प्रयोग करें तो हम ये कहेंगे कि जब वास्तविक पूर्ति मुद्रा की बढ़ती है तो LM वक्र जो है वो नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है, दाईं तरफ। और इसके पहले वाले वीडियो में जहां आप इसको पढ़ेंगे LM वक्र को, जहां IS वक्र को, वहां पर ये विस्तार से है। यहाँ हम केवल इतना बता रहे हैं कि जब मूल्य स्तर गिरेगा तो मुद्रा की वास्तविक जो राशि है, मनी टर्म में नहीं बल्कि रियल टर्म में, वो बढ़ जाएगी। और उसके बढ़ने से LM वक्र दाएं ओर सरक जाएगा और संतुलन का बिंदु जो है वो बदल जाएगा और ब्याज की दरें अब पहले जैसी न होकर दूसरी हो जाएंगी। तो इस चित्र में उसको हम देख सकते हैं। नीचे वाले में ये सारी व्याख्या यहाँ लिखी हुई है। पहला वाला वक्र LM1 है जो इससे प्रभावित है, और दूसरा वाला वक्र तब है जब मुद्रा का मूल्य, ये प्राइस लेवल जो है घट गया है, और वैसी स्थिति में ये वक्र जो है नीचे सरक गया है। ये जो डॉटेड कर्व है ये हो गया है। पहले संतुलन, ये IS वक्र है, पहले संतुलन यहाँ थी। आप जानते हैं कि इस पर जो है आय दिखाई हुई होती है और इस पर ब्याज दर होता है, LM वक्र और IS वक्र में। और ऐसी स्थिति में पहले E1 बिंदु पर संतुलन है LM वक्र का, IS वक्र का, और ब्याज की दर है I। और अब जब मूल्य स्तर गिर गया है और जब LM वक्र सरक के LM2 हो गया है तो संतुलन बिंदु E2 पर आ गया है, और अब की बार राष्ट्रीय आय बढ़ गई है लेकिन ब्याज दर गिर गई है। तो इस में भी मुद्रा मूल्य स्तर के गिरने पर आय में वृद्धि होती है, और यह आय में वृद्धि होना ही क्योंकि संतुलन की स्थिति में समग्र मांग बराबर समग्र वो व्यय होता है, इस नाते आय का बढ़ना का मतलब समग्र व्यय का बढ़ना, समग्र मांग का बढ़ना। तो प्रूव यहाँ भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम इस मांग फलन की व्याख्या कर रहे हैं, इस नाते यहाँ इस पर इम्फेसिस नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मूल्य स्तर गिरेगा तो मुद्रा की वास्तविक पूर्ति बढ़ेगी, वो वास्तविक पूर्ति बढ़ने से ब्याज दरें गिरेंगी। तो अब ये जाहिर हो गया कि जब मूल्य स्तर में कमी होगी तो ब्याज दर भी घट जाएगी, और अब जब ब्याज दर घट जाएगी तब उसका प्रभाव हम इस निवेश पर देखने का प्रयास करेंगे। जब ब्याज दरें गिर जाएंगी तो वैसी स्थिति में कई प्रभाव लोगों के ऊपर होंगे। बैंकों में या जहाँ कहीं भी बॉन्ड में ये पैसे लगाए जाते हैं उस पर ब्याज की दरें गिरेंगी, तो लोगों की रुचि ये होगी कि अब पैसे को उधार देने में उतना फ़ायदा नहीं जितना पहले हो रहा था। तो हो सकता है इस प्रवृत्ति पर अंतर आए और लोग बचत करना कम कर दें, और वैसी स्थिति में उपभोग बढ़ सकता है। लेकिन जो दूसरा प्रभाव होता है वो ये होता है कि ब्याज दरों के गिरने पर निवेश करना सस्ता हो जाता है, और निवेश करना जब सस्ता होता है तो उत्पादक जो है वो निवेश करने के लिए ज़्यादा उधार मांगते हैं, बैंकों से ज़्यादा उधार लेते हैं, और वैसी स्थिति में निवेश की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो निवेश में वृद्धि होगी, और निवेश की वृद्धियां जो हैं वो इस रूप में होगी। कच्चे उत्पादन अगर बढ़ाने के लिए उन्हें लगेगा कि ब्याज दरें गिर गई हैं तो अब उत्पादन करना ज़्यादा लाभप्रद है निवेशकों के लिए, और इसलिए निवेश में वृद्धि होगी। तो ये जो प्रभाव होगा वो निवेश को बढ़ा देगा, और निवेश अगर बढ़ता है तो समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी। और निवेश बढ़ा कब? जब ब्याज की दरें गिरी हैं, और ब्याज की दरें गिरी कब हैं? जब मूल्य स्तर गिरा है। और जो परिणाम निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि जब मूल्य स्तर गिरेगा तो पहला प्रभाव होगा कि ब्याज दरें गिरेंगी, और जब ब्याज दरें गिरेंगी तो इस ब्याज दरों के गिरने का जो प्रभाव होगा वो मुख्यतः तो निवेशों को बढ़ाएगा,
और लोगों को अगर बचत में रुचियां पहले की तुलना में कम करना पसंद करेंगे तो वैसी स्थिति में संभव है कि उपभोग भी बढ़ जाए। लेकिन निवेशों के प्रभाव की हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं और कुल मिला के निवेश जो है वो बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में समग्र मांग बढ़ जाएगी और इस नाते ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया। एक तीसरा तत्व बचा है NX। जो NX है वो निवल निर्यात है, और जब निवल निर्यात हम कहते हैं तो इसका मतलब है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर है। मतलब एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को घटाते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ ये देखने का हम प्रयास करें कि जब सामान्य मूल्य स्तर गिरता है या बढ़ता है तो इसका हमारे आयातों निर्यातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आयातों निर्यातों पर जो प्रभाव पड़ते हैं उस पर ये एक्सचेंज रेट के प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आयातों निर्यातों की मांग जब बदलती है, उसके पीछे जो भी कारण हो, तो वो विनिमय दरों को प्रभावित करती है, और विनिमय दरों में अगर परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव आयातों और निर्यातों पर पड़ता है। तो उस रूप में यहाँ देखने का हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जब सामान्य मूल्य स्तर में कमी या वृद्धि होती है तो विनिमय दरों के माध्यम से इन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर एक रूप में हम आपको बताने का प्रयास करें। एक प्रभाव इस रूप में देखते हैं कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो एक प्रभाव तो ये होता है जो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि ब्याज दरें गिरती हैं, और ब्याज दरें गिरती हैं तो इसका मतलब है कि किसी देश के में जो लोगों ने बचत कर रखा है या बॉन्ड में जो अपने पैसे लगा रखे हैं, अब उन पर ब्याज की दरें गिर गई हैं, और अब ब्याज की दरें गिर गई हैं तो इसका मतलब है कि बॉन्ड में पैसे निवेश करना अब लाभप्रद नहीं है या कम लाभप्रद है। तो वैसे स्थिति में एक प्रयास ये होगा कि लोग अपने पैसे को इन प्रतिभूतियों को बेचकर प्राप्त कर लें, और एक दूसरा प्रभाव ये होगा कि इस पैसे से या अगर कोई नई प्रतिभूति भी खरीदी जाती है तो कई ऐसे हैं निवेशक जो विदेशी प्रतिभूतियों को खरीदने में रुचि लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्याज की दरें पहले जैसी हैं, ये मान के हम चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि देश में ब्याज की दरें कम हैं और दूसरे देशों में ब्याज की दरें ज़्यादा हैं, तो एक प्रवृत्ति डेवलप होगी कि दूसरे देशों के बॉन्ड खरीदे जाएं, और दूसरे देश के बॉन्ड खरीदे जाएंगे तो अपने देश की मुद्रा या इन बॉन्ड पेपर्स को जो अपने देश में हैं उनको हम ले लेंगे बेच करके पैसे, और उस पैसे से हम विदेशों की प्रतिभूतियाँ खरीदेंगे। तो होगा क्या कि जो मुद्रा बाजार है, विदेशी मुद्रा बाजार है, उसमें हमारे देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि अपना पैसा देके हम उनकी प्रतिभूतियाँ या बॉन्ड पेपर्स खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा की, भारतीय मुद्रा अगर भारत की बात करें तो विदेशों में रुपए की पूर्ति बढ़ जाएगी, और क्योंकि उन देशों की बॉन्ड हम खरीदना चाह रहे हैं, इस नाते उन देशों की मुद्राओं की मांग बढ़ जाएगी, और जिसका परिणाम ये होगा कि विनिमय दरें परिवर्तित हो जाएंगी। और विनिमय दरें परिवर्तित होने में इसको कहते हैं कि अगर रुपए का मूल्य गिरा है तो विनिमय दर जो है भारत के प्रतिकूल होगी, और जिसको हम कहते हैं विनिमय दर डिप्रेशिएट कर गई है, विनिमय दरों में मूल्य ह्रास हो गया है। और जब ये मूल्य ह्रास होता है तो इसका मतलब है कि हमको अपनी देश की अब पहले की तुलना में अधिक मुद्रा देने पर दूसरे देश की वस्तुएं मिलेंगी। इसका मतलब है कि दूसरे देशों से आयात हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे देश के लोगों को भारत की अधिक मुद्राएं मिलेंगी पहले की तुलना में, क्योंकि यहाँ का जो विदेशी यहाँ के मुद्रा के मूल्य में ह्रास हुआ है, इसलिए भारतीय वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ेगी और भारत के निर्यात बढ़ जाएंगे। तो परिणाम क्या हो गया कि एक प्रभाव तो हो रहा है कि ये विनिमय दरों में जो डिप्रेसिएशन हुआ है, और डिप्रेसिएशन तब होगा जब मूल्य स्तर में कमी होगी, और जब मूल्य स्तर में कमी होगी तो देश के निर्यात बढ़ेंगे और देश के निर्यात जो है वो बढ़ेंगे।
और निर्यात बढ़ने का मतलब है कि दूसरे देश वाले हमारी वस्तुओं की ज़्यादा मांग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में और आयात हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, इस नाते हम आयात कम करेंगे। तो ये जो आयात और निर्यात का डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा, अर्थात नेट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब हुआ कि समग्र मांग का ये महत्वपूर्ण अंग है। और अगर NX बढ़ता है तो समग्र मांग बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर मूल्य स्तर में गिरावट होती है तो नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। और ये नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है विदेशी विनिमय में डिप्रेसिएशन के माध्यम से, और इसलिए समग्र मांग का स्तर बढ़ेगा। और इसका प्रतिकूल अगर होता है जिसमें मूल्य स्तर अगर भारत में बढ़ता है तो इसका उल्टा प्रभाव होगा, निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, आयातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। और वैसी स्थिति में मूल्य बढ़ने पर नेट एक्सपोर्ट घट जाएंगे। इसका मतलब है कि मूल्य स्तर में अगर वृद्धि होती है तो समग्र मांग घट जाएगी, और मूल्य स्तर में कमी होती है तो समग्र मांग बढ़ जाएगी। तो ये तीसरा कारण है, ये भी ये प्रूव कर देता है कि अगर मूल्य स्तर में कमी होती है तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे एक्सचेंज डिप्रिसिएशन के माध्यम से, और वैसी स्थिति में समग्र मांग बढ़ेगी। तो तीसरा फैक्टर भी जो सिद्ध करता है, जिसको हम एक्सचेंज रेट इफेक्ट कहते हैं, विनिमय दर प्रभाव कहते हैं, और ये विनिमय दर प्रभाव जो है वो एक्सचेंज रेट में डिप्रिसिएशन या एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन के माध्यम से होता है। मूल्य में या तो ह्रास होता है विनिमय दर में, या तो मूल्य में वृद्धि होती है, और इनके माध्यम से इनका प्रभाव जो है हमारे समग्र मांग पर पड़ता है। तो वैसी स्थिति में इन तीनों प्रभावों को जब हम देखते हैं तो ये तीन प्रभाव के माध्यम से हम ये सिद्ध करते हैं कि जब मूल्य स्तर में कमी होती है किसी भी देश में तो वैसी स्थिति में समग्र उपभोग बढ़ता है, और ये वेल्थ इफेक्ट के माध्यम से होता है। निवेश बढ़ता है जो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के माध्यम से होता है, और नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है जो एक्सचेंज डिप्रिसिएशन के माध्यम से होता है। और अगर मूल्य स्तर बढ़ता है तो यही तीनों चीज़ें विपरीत दिशा में होंगी, अर्थात सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने पर उपभोग घट जाएगा, निवेश घट जाएगा, नेट एक्सपोर्ट घट जाएगा, समग्र मांग घट जाएगी। तो मूल्य स्तर बढ़ने पर समग्र मांग घटेगी, मूल्य स्तर घटने पर समग्र मांग बढ़ेगी। और इस प्रभाव को जब हम इस संफलनात्मक संबंधों को जब हम चित्र में दिखाएंगे तो समग्र मांग को दिखाने वाला वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा, जहाँ पर x अक्ष पर हम समग्र मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं और y अक्ष पर हम समग्र सामान्य मूल्य स्तर को व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान रहे जिस समग्र मांग वक्र की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो समग्र मांग वक्र सामान्य मूल्य स्तर और समग्र मांग के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है।